सबसे पहले आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच खटास को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। बीजेपी का आरोप है कि टिकट बंटवारे को लेकर दिग्विजय सिंह कमलनाथ से नाराज हैं और इसीलिए दिग्विजय सिंह कमलनाथ या प्रियंका गांधी की रैली में नहीं गए। लगातार आप ही दौरा छोड़ के घर बैठे हैं। आपने अपना झाबुआ का दौरा कैंसिल करा, आप ही प्रियंका गांधी की सभा से आपने दूरी बनाई। अब जब आपके दोनों के बीच में क्या खटपट है, क्या अनबन है, उसकी बयानबाजी सामने आ रही, दूसरे के पुतले जल रहे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह ने नाराजगी की बात को बेबुनियाद बताते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रादेशिक नेतृत्व में जो गुटबाजी है उसे छुपाने के लिए वे कांग्रेस पार्टी के बारे में और विशेषकर मेरे और कमलनाथ जी के संबंधों के बारे में अनेक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने सफाई दी कि उन्होंने दौरा इसलिए रद्द किया क्योंकि एआईसीसी के महामंत्री ने चुनाव और संगठन पर चर्चा के लिए उन्हें बुलाया था। मध्य प्रदेश के सांची में कांग्रेस और बीजेपी के दो डॉक्टर्स की जंग है और इस जंग में कांग्रेस के डॉक्टर उम्मीदवार जीसी गौतम के लिए वोट मांगने कमलनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था, उद्योग धंधे और अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश को 3.5 लाख के कर्ज में डुबो दिया है। उन्होंने जनता से इस चुनाव में शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील भी की। चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य तय करेंगे। मध्य प्रदेश का भविष्य, मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। भ्रष्टाचार की बात करो, बेरोजगारी की बात करो। कमलनाथ ने राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों के हितों में काम करने के साथ ही बेरोजगारों को रोजगार देने और कानून व्यवस्था ठीक करने का भरोसा दिया। छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजनांदगांव में एक सभा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और प्रदेश की जनता से कई वादे भी किए। राहुल गांधी ने किसानों को कर्ज माफी के साथ ही मजदूरों को हर साल दी जाने वाली 7,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की बात भी कही। साथ ही स्वास्थ्य बीमा की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किए जाने का भरोसा दिया। बघेल जी ने कहा कि आपके जो स्वास्थ्य में जो आपको इंश्योरेंस मिलता है 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मिलता है, उसको हम 10 लाख रुपए का करने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रदेश के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का भी ऐलान किया। केजी से लेकर पीजी तक छत्तीसगढ़ की सरकार मुफ्त में शिक्षा देने जा रही है। राहुल गांधी ने राजनांदगांव के अलावा प्रदेश के कवर्धा में भी एक रैली को संबोधित किया और उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। 2 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी अचानक किसानों के बीच पहुंच गए। राहुल ने किसानों के साथ मिलकर न सिर्फ धान की कटाई की बल्कि उनका हालचाल भी जाना। और इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे। रायपुर के कटिया गांव पहुंचे राहुल गांधी खुद अपने हाथों से हंसिया लिए हुए दिखाई दिए, जबकि सिर पर गमछा बांधे नजर आए। राहुल गांधी ने वहां किसानों के साथ बातचीत की और धान की कटाई की। बाद में राहुल गांधी ने धान काटते हुए ये तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की और लिखा कि किसान खुशहाल तो भारत खुशहाल। इतना ही नहीं, उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कांग्रेस सरकार में किए 5 बेहतरीन कामों के बारे में भी जानकारी दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ में चंद्रग्रहण के बहाने भूपेश सरकार पर हमला बोला और भ्रष्टाचार के ग्रहण से बचने के लिए सरकार बदलने की अपील की। जेपी नड्डा ने रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अमलाडीही क्षेत्र में बूथ विजय संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पिछले 5 सालों से ग्रहण का सामना कर रहा है। अब मौका आ गई, ग्रहण हटे के हटाइबा की ना, हटिया की ना। भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। चुनावी रैली को संबोधित करने के अलावा जेपी नड्डा ने खैरागढ़ में रोड शो भी किया और बीजेपी के लिए वोट मांगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगले महीने 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक ऐसा समर्थक मिला जो हर वक्त उन्हें अपने सीने से लगाए रहता है।
शिवपुरी के रुपेश अवस्थी ने अपने सीने पर सिंधिया का टैटू बनवा रखा है और पिछले 4 साल से वो बिना शर्ट के ही रहता है। और सिंधिया के इस डाई हार्ड फैन का दावा है कि अगले लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत के बाद ही वो शर्ट पहनेगा। वो पूरा होकर ही रहेगा। वो इस बार महाराज साहब की वजह हो जाएगी तो वो स्वयं महाराज साहब ही पहनाएंगे। रूपेश की इस दीवानगी के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कायल हैं। अशोकनगर में सिंधिया की सभा में ये शख्स भी पहुंचा, जिस पर नजर पड़ते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उसे मंच पर बुलाया। इस दौरान रूपेश ने उन्हें माला भी पहनाई, जिसके बाद सिंधिया ने उसके साथ तस्वीर भी खिंचवाई। छत्तीसगढ़ के कोरिया की भरतपुर सोनहत विधानसभा सीट से बीजेपी ने केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रेणुका को चुनाव मैदान में उतारा तो सियासत गर्मा गई और इलाके की बेटी के चुनाव मैदान में उतरने को कांग्रेस उम्मीदवार गुलाब कमरो ने बाहरी बताकर हल्ला बोल दिया। उनको टिकट मिला है तब यहाँ पर आ रहे हैं, मैके के आधार है। मुझे जानकारी है जहाँ तक जो हमारी जो संस्कृति हमारी बिटिया एक बार विदाई के बाद दोबारा वापस नहीं आती है, तीज त्योहार में आती है, लेकिन फिर से अगर वो आई है तो इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। रेणुका के मायके लौटने को कांग्रेस ने अशुभ बताया तो बीजेपी ने इसे बेटी के अपमान से जोड़ दिया और रेणुका ने दावा किया कि मायके में मिले प्यार ने उन्हें यहाँ आने को मजबूर कर दिया। मैं इस क्षेत्र की बेटी हूँ, जनता के प्यार से, उनकी दुलार से मैं यहाँ पर आई हूँ। चूंकि रेणुका सिंह सरगुजा से सांसद हैं और मोदी सरकार में मंत्री हैं, इसीलिए उनका पूरे इलाके में असर है। कांग्रेस ने इसी वजह से रेणुका पर निशाना साधना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के मुरैना में जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार ने बीएसपी नेता रुस्तम सिंह के पैर छुए, जिसके बाद रुस्तम सिंह ने उन्हें आशीर्वाद दिया। रुस्तम सिंह हाल ही में बीजेपी छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए थे। और मुरैना में जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश गुर्जर का रुस्तम सिंह से आमना सामना हो गया। इस दौरान कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने शिष्टाचार दिखाते हुए रुस्तम सिंह के पैर छू लिए, तो वहीं रुस्तम सिंह ने भी बिना देर किए उन्हें आशीर्वाद दिया और बीजेपी को सबक सिखाने की बात कही। हम तो बीजेपी के कैंडिडेट से लड़ रहे हैं, बीजेपी ने हमको समझा नहीं ना, हम तो बीजेपी ने हमको चुनाव, हम अग्रवाल को बताना चाहते हैं कि वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। टिकट न मिलने से नाराज होकर रुस्तम सिंह के बेटे ने बीएसपी का दामन थाम लिया था। इसके बाद खुद रुस्तम सिंह भी बीएसपी में शामिल हो गए, जिसके बाद बीएसपी ने रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह को मुरैना विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। राजस्थान कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के घर ईडी के छापे का मकसद दरअसल कांग्रेस का डेटा चुराना था और ईडी के अधिकारी कार्रवाई के नाम पर डोटासरा के कंप्यूटर से सारा रिकॉर्ड पेन ड्राइव में लेकर गए, क्योंकि अध्यक्ष के कंप्यूटर में कांग्रेस की सारी जानकारियां होती हैं। यहाँ जिस तरीके से कंप्यूटर को खंगाला गया और उसको पेन ड्राइव में ले जाया गया, वो चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति उनको पूरी मालूम पड़ जाए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को गलत बताते हुए पलटवार किया। ईडी भ्रष्टाचार का डेटा निकालने गई थी, जो डोटासरा ने मंत्री रहते हुए जो भ्रष्टाचार किया, जिस प्रकार से वहां पर पेपर लीक हुए। पेपर लीक मामले में ईडी ने गुरुवार को डोटासरा के जयपुर और सीकर आवास पर छापेमारी की थी। प्याज की बढ़ती कीमत ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सरकार प्याज के दाम में आ रही तेजी को थामने के लिए ठोस कदम उठाने की योजना पर काम कर रही है। बताया गया है कि सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमत पर ब्रेक लगाने के लिए शनिवार को बड़ा फैसला लिया, जिसमें सारा जोर घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाकर कीमतों को काबू करने का है। इसी वजह से सरकार ने निर्यात पर 31 दिसंबर तक $800 प्रति टन का एमईपी यानी न्यूनतम निर्यात मूल्य तय कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने बफर स्टॉक के लिए अतिरिक्त 2 लाख टन प्याज की खरीद करने की भी घोषणा की है, जो पहले से खरीदे जा चुके 5 लाख टन के अतिरिक्त होगा। सरकार के इन कदमों से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कीमतों पर प्याज उपलब्ध हो सकेगा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव को पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का गढ़ माना जाता है कि बीते 15 साल से लगातार जीत कर रहे रमन सिंह ने इसे बीजेपी के गढ़ में तब्दील कर दिया है। लेकिन क्या इस बार भी राजनांदगांव की जनता डॉक्टर रमन सिंह को मौका देगी या फिर बदलाव की बयार बहेगी और कांग्रेस उम्मीदवार गिरीश देवांगन को मौका मिलेगा? वोटरों के मन में क्या है, ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम राजनांदगांव पहुंची। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में 2 वजहों से जाना जाता है। पहली वजह यह है कि ये राज्य का सबसे बड़ा जिला है और दूसरी और बड़ी वजह है
क्योंकि राजनांदगांव से ही यहाँ के 15 साल मुख्यमंत्री रहे चाउर वाले बाबा के नाम से जाने जाने वाले रमन सिंह चुनाव लड़ते हैं। 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, चौथी बार मैदान में ताली ठोक रहे हैं। लेकिन राजनांदगांव में रमन सिंह को लेकर काफी नाराजगी देखने को मिली। लोगों का आरोप है कि इलाके से विधायक रहने और कई सालों तक सीएम रहने के बावजूद रमन सिंह ने यहाँ के विकास पर ध्यान नहीं दिया। ये विकास चाहिए और अभी तक का हमारे आदरणीय रमन सिंह जी 15 साल से मुख्यमंत्री थे और यहाँ के विधायक भी थे। आज तक उनके रहते राजनांदगांव को कोई भी काम नहीं हुआ। राजनांदगांव का एक तबका अब बदलाव चाहता है और बात कांग्रेस उम्मीदवार को मौका देने की ही हो रही है, क्योंकि रमन सिंह के विकास की परिभाषा उन्हें पसंद नहीं आ रही है। विकास ही मुद्दा है, उसके अलावा तो कोई मुद्दा दिखता नहीं है। जो कि विकास मेरे हिसाब से रमन जी के जितने कार्यकाल में कोई विकास हुआ नहीं है। लेकिन अगर इतिहास में झांके तो राजनांदगांव बीजेपी का अभेद्य किला माना जाता है। साल 2008 से 2018 तक बीजेपी राजनांदगांव विधानसभा से जीतती रही है। इसीलिए राजनांदगांव के मतदाताओं का एक बड़ा तबका इलाके के विकास का क्रेडिट भी रमन सिंह को ही देता है। कुछ लोग राजनांदगांव में रमन सिंह के विकास कार्यों को गिनाते नहीं थकते, जैसे कि इलाके में रमन सिंह ने क्रिकेट और हॉकी का स्टेडियम बनवाया, ट्रैफिक से बचने के लिए शहर में नेशनल हाईवे का एक फ्लाईओवर भी बनवाया। शहर में लंबा फ्लाईओवर भी है, बड़े बड़े स्टेडियम क्रिकेट और हॉकी के भी हैं, मेडिकल कॉलेज भी है। इसीलिए राजनांदगांव के बीजेपी समर्थक चौथी बार भी रमन सिंह को विधायक बनाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ने काम किया है, फ्लाईओवर भी उनकी देन है, नांदगांव बड़ा है तो उन्हीं की देन है। कुछ स्थानीय लोगों का यहाँ तक कहना है कि कांग्रेस सरकार में यानी पिछले 5 वर्षों में राजनांदगांव का विकास रुक गया, इसीलिए रमन सिंह का सीएम बनना जरूरी है। 15 साल तक बिजली जो है 1 मिनट के लिए भी कभी बंद नहीं हुई 15 साल में। अभी 5 साल में अभी बिजलियां जो है कभी भी चली जाती, कभी भी चली जाती, और सड़कों का हाल बेहाल। 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी के कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन बदलाव की लहर में राजनांदगांव जिले के 3 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा कायम रखा था। माना जाता है कि इसकी वजह इलाके में रमन सिंह के विकास कार्य ही थे। लेकिन राजनांदगांव के कांग्रेस उम्मीदवार गिरीश देवांगन की माने तो इस बार तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि देवांगन के मुताबिक अब लोगों को सिर्फ राज्य के सीएम भूपेश बघेल पर भरोसा है। इसके लिए गिरीश देवांगन राजनांदगांव के हालात और बीजेपी विधायक रमन सिंह की नाकामी को जिम्मेदार ठहराते दिखे। राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह जी का जो क्षेत्र था वहां विकास शून्य है, उल्टा एक बीएनसी मिल चल रही थी, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, वो भी बंद पड़ी है। कांग्रेस उम्मीदवार का आरोप है कि रमन सिंह के रहते न तो राजनांदगांव में कोई इंडस्ट्री खुली और न ही इलाके के लोगों को रोजगार मिला। उनके पास कोई विजन ही नहीं है। इन 15 सालों में आप देखेंगे कि ऐसी कोई योजना नहीं है जो देश में ख्याति प्राप्त की। गिरीश देवांगन के मुताबिक बीजेपी से तंग आ चुकी जनता अब जान चुकी है कि भूपेश है तो भरोसा है। कांग्रेस उम्मीदवार गिरीश देवांगन के आरोपों को राजनांदगांव से बीजेपी उम्मीदवार रमन सिंह सिरे से खारिज करते नजर आए। उन्होंने दावा किया कि राजनांदगांव ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हवा चल रही है, क्योंकि रमन सिंह के मुताबिक भूपेश बघेल सरकार न सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबी रही है बल्कि पिछले 5 सालों में घोटालों की लाइन लग गई। इतना भ्रष्टाचार, इतना भय और आतंक की राजनीति छत्तीसगढ़ में हमने नहीं देखा था। और लगातार छत्तीसगढ़ में वो चाहे शराब के हो घोटाला हो, कोयले के घोटाला हो या चावल के 600 करोड़ का घोटाला हो, महादेव ऐप हो या पीएससी, समाज के सभी वर्ग त्रस्त हैं। रमन सिंह की माने तो कांग्रेस सरकार में विकास के नाम पर सिर्फ राजनांदगांव में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में ही कोई काम नहीं हुआ। 15 साल का छत्तीसगढ़, तेजी के साथ विकसित होने वाला छत्तीसगढ़, सड़कों का जाल जहां बिछा था छत्तीसगढ़ में, वो सड़कों अब गड्ढों के में भर गए हैं। इसीलिए रमन सिंह के मुताबिक बघेल की जनविरोधी नीति कांग्रेस पर भारी पड़ेगी और बीजेपी फिर से राज्य में सत्ता में लौटेगी। ये स्पष्ट हो गया है आज की तारीख में कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। रमन सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस राज में किसानों की हालत और खराब हुई। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के राजनांदगांव को लेकर अपने अपने दावे हैं, लेकिन यहाँ की जनता क्या चाहती है, वो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटिंग करेगी। इसके बारे में जब जी न्यूज की टीम ने राजनांदगांव के लोगों से बात की
तो रोजगार सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आया। बात की जो कमी है, जिसकी शिकायत लोग कर रहे हैं और जो मुद्दा भी यहाँ बड़ा है, रोजगार की कमी है, इंडस्ट्री नहीं है। इलाके में बंद पड़ा बीएनसी मिल, साथ ही कोई नई इंडस्ट्री का राजनांदगांव में न खुलना भी लोगों को साल रहा है। उन्नति होना चाहिए, हमारे बेरोजगार भाई हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने इस बार भी किसानों की कर्ज माफी और बेहतर एमएसपी पर दांव लगाया है। किसानों का कर्जा माफी वो मेन मुद्दा बन गया है। छत्तीसगढ़ की 70% आबादी खेती से जुड़ी है। किसान यहाँ अहम वोट बैंक है। ऐसे में राज्य के सीएम भूपेश बघेल की उम्मीद है कि उनका कर्ज माफी वाला दांव हिट साबित होगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों बीएसपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बाद अब बीएसपी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। लिस्ट में मायावती, रामजी गौतम, आकाश आनंद, रमाकांत पिप्पल समेत 40 दिग्गज नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। साथ ही बीजेपी से इस्तीफा देने वाले पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता रुस्तम सिंह को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। कर्नाटक विधान परिषद के लिए कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इन उम्मीदवारों के नाम को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंजूरी दी है। इस संबंध में कांग्रेस की तरफ से एक लेटर जारी किया गया। कर्नाटक विधान परिषद कर्नाटक राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन है, जिसमें 75 सदस्य हैं। मध्य प्रदेश के 17 जिले में मतदाता जागरूकता के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने अपने अधिकारियों और प्रतिभागियों के साथ शहर के औसत से कम मतदान वाले क्षेत्रों की गलियों में साइकिल से जाकर मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम की छठी लिस्ट जारी की। गुना सीट से पूर्व विधायक पन्नालाल शाक्य को मैदान में उतारा गया, तो वहीं विदिशा सीट से मुकेश टंडन को टिकट दिया गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शनिवार को भारी बवाल हुआ। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनल पार्टी के हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। और ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से हुआ। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करते हुए हजारों प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए और देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने ढाका में दर्जनों गाड़ियों को फूंक दिया और दुकानों में तोड़फोड़ की, जिसके बाद हिंसा और भड़क गई। हालात कितने खराब हो गए, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुस्साई भीड़ ने पुलिस को भी नहीं छोड़ा और सुरक्षा में तैनात पुलिस जवानों को बेरहमी से पीटने लगे। बताया गया कि हिंसा की शुरुआत तब हुई जब प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के कुछ कार्यकर्ता एक बस में सवार होकर रैली के लिए जा रहे थे और बस में तोड़फोड़ करने लगे। देखते ही देखते घटनास्थल पर सैकड़ों बीएनपी कार्यकर्ता पहुंच गए और बस को आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ओबदेल हसन के घर पर भी हमला किया, वहीं पुलिस चौकी को भी फूंक दिया। आगजनी के बाद दर्जनों गाड़ियां धू-धू कर जलने लगी और आसमान में धुएं का गुबार फैल गया। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के समर्थक अब भी शांत नहीं हुए, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए रबर शॉटगन का इस्तेमाल भी किया, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे और इकट्ठा होकर पुलिस पर पत्थरों से हमला करते रहे। और इन हिंसक झड़प में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा घायल हो गए और घायलों को तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में साथी पुलिसकर्मी घायल जवानों को उठाते दिखे जो उपद्रवियों के हमले में घायल हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने ककरैल, नया पलटन, विजयनगर, मालीबाग, आरामबाग इलाकों में सबसे ज्यादा बवाल मचाया। इस हंगामे, आगजनी और अफरा तफरी के पीछे बांग्लादेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का हाथ बताया गया। डॉक्टर, अस्पताल, नर्सिंग होम और वहां काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा की मांग को लेकर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने आज शांतिपूर्ण रैली निकाली। सुबह 7 बजे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से राजघाट तक ये रैली निकाली गई, लेकिन पुलिस ने दिल्ली गेट पर रैली को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद डॉक्टर शहीद पार्क की तरफ बढ़ गए। रास्ते भर डीएमए के अधिकारी और डॉक्टर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते दिखे।
मारपीट नहीं चलेगी, मारपीट नहीं चलेगी, मारपीट नहीं चलेगी, मारपीट नहीं चलेगी। डीएमए के अध्यक्ष डॉक्टर अश्विनी डालमिया के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में डीएमए के कई पूर्व अध्यक्ष भी शामिल हुए, जिन्होंने डॉक्टरों के सड़क पर उतरने की वजह बताई। हमारे नर्सिंग होम रजिस्टर नहीं होते, फायर एनओसी पे हमारे हजारों नर्सिंग होम बंद कर दिए गए हैं। डॉक्टरों को 3-3 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती, डॉक्टरों की सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है। वैसे तो सड़कों पर उतरे डॉक्टरों ने 9 मुख्य मांगे सामने रखी, लेकिन इनमें ज्यादातर ऐसी थी जिनके लिए डॉक्टर बरसों से आवाज उठाते रहे हैं। डीएमए के अध्यक्ष डॉक्टर डालमिया के मुताबिक उनकी बातों को प्रशासन ने कभी गंभीरता से नहीं लिया, इसीलिए उन्हें दिल्ली की सड़कों पर उतरकर अपनी बात सुनाने की नौबत आ गई। रैली में शामिल डॉक्टर सरकारी नीतियों और प्रशासन के रवैये से ज्यादा नाराज दिखे। हमें कमर्शियल हाउस टैक्स, कमर्शियल बिजली और सबसे बड़ी किसी नर्सिंग होम में, किसी क्लिनिक में जहां लोगों की मर्जी हो हम पे अटैक कर देते हैं, ये हमें स्वीकार नहीं है। दिल्ली के डॉक्टरों ने इस रैली के जरिए एकजुटता का तो संदेश दिया ही था, साथ ही ये बताने की कोशिश भी की कि अगर उनकी आवाज अनसुनी रही तो दिल्ली पर भारी पड़ सकती है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वालों के लिए प्रयागराज हाईकोर्ट का एक अहम फैसला आया। सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट को लाइक या शेयर करने वालों के लिए यह फैसला जानना जरूरी है। दरअसल प्रयागराज हाईकोर्ट का यह फैसला आपत्तिजनक पोस्ट के बारे में था, जिसमें कहा गया कि सोशल मीडिया पर किसी आपत्तिजनक पोस्ट को लाइक करना अपराध नहीं है, क्योंकि किसी पोस्ट को लाइक करना पोस्ट लिखने या बांटने जैसा नहीं है, लेकिन आपत्तिजनक पोस्ट को शेयर करना या फिर उसे पोस्ट करने को अपराध माना जाएगा, क्योंकि इस तरह के पोस्ट को शेयर करना आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत प्रसार माना जाएगा और आपत्तिजनक पोस्ट का प्रसार दंडनीय अपराध होगा। केरल में एर्नाकुलम के कालामसेरी में आज सुबह एक कन्वेंशन सेंटर में एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है, जिसमें 10 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई गई है, जिनका इलाज वहां मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक धमाके के वक्त वहां प्रार्थना सभा हो रही थी, जिसमें करीब 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। बताया गया कि जमरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सुबह करीब 9:40 पर ये धमाके हुए, जिसमें पहला धमाका हॉल के बीचों बीच हुआ और इसके बाद दूसरे धमाके की भी आवाज सुनाई पड़ी। धमाका होते ही वहां अफरा तफरी फैल गई और कन्वेंशन सेंटर के अंदर मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। इस दौरान घबराए हुए लोगों की चीख पुकार सुनाई पड़ी। ब्लास्ट के बाद हॉल के अंदर जगह जगह आग में जली कुर्सियां नजर आईं। हॉल में पूरी तरह से अंधेरा छा गया और वहां आग की लपटों की रोशनी हर तरफ नजर आई। इस दौरान पूरा हॉल आग से निकलते हुए धुएं से भरा दिखाई दिया। अचानक हुए इस ब्लास्ट ने वहां लोगों को दहशत से भर दिया और इस दौरान कुछ लोग आग बुझाने की कोशिश करते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाना वहां मौजूद लोगों के बस की बात नहीं थी। लिहाजा सूचना मिलते ही वहां एम्बुलेंस और पुलिस की टीमों के साथ दमकल विभाग की कई गाड़ियां भी फौरन पहुंची, जिन्होंने सबसे पहले कन्वेंशन सेंटर में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाला और फिर आग पर काबू पाया। इस दौरान पुलिस ने सबसे पहले घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया और फिर जांच के लिए सेंटर के गेट को बंद कर दिया। इसके बाद ब्लास्ट की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और वहां धमाके से जुड़े सबूत जुटाने की कोशिश की गई। इस दौरान कन्वेंशन सेंटर के बाहर भी बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जुटी नजर आई, जिसमें कई लोग वो भी थे जो धमाके के समय प्रार्थना सभा में सेंटर के अंदर मौजूद थे। ये भी जानकारी सामने आई कि जहां ब्लास्ट हुआ उसके आसपास बड़ी संख्या में यहूदी समुदाय के लोग रहते हैं। एर्नाकुलम के कन्वेंशन सेंटर में हुए धमाके के बाद हुई जांच में जो शुरुआती रिपोर्ट सामने आई, उसमें इस बात की जानकारी दी गई कि धमाके के लिए वहां आईईडी का इस्तेमाल किया गया था, जिसे खुद केरल के डीजीपी शेख दरवेश साहब ने कंफर्म किया। डीजीपी ने बताया कि प्रार्थना सभा में मौजूद लोगों को निशाना बनाने के लिए यह हमला आईईडी डिवाइस के जरिए किया गया था, जिसकी जांच के लिए 8 स्पेशल टीमों को लगाया गया है। Preliminary investigation shows it is a IED device and we are examining it. डीजीपी ने बताया कि धमाका सुबह 9:30 बजे से लेकर 9:40 के बीच हुआ। Morning at 9:40 a.m. approximately, there was an explosion in Zamra International Convention Center, Kalamasheri, in which one person died and 36 persons are undergoing treatment as per our information.
डीजीपी ने इस दौरान लोगों से इस मामले में किसी तरह की अफवाह न फैलाने की अपील की। साथ ही ऐसा करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही। डीजीपी ने दावा किया कि हमले में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि धमाके के बाद एक संदिग्ध ने खुद ही त्रिशूर कोडरकारा पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया और बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली। इस शख्स का नाम डोमिनिक मार्टिन बताया गया है, जिसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की। Person has surrendered in Kodagara police station, Trishur in the morning, claiming that he has done it. His name is Martin Dominic Martin. इस दौरान धमाके के आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ा कर दिया गया और हर आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की गई। संदिग्धों की तलाश के लिए सड़कों पर पुलिस ने हर तरफ घेराबंदी कर दी और लोगों के सामानों की तलाशी भी ली गई। धमाके के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे काफी गंभीरता से लिया और केरल के सीएम पिनराई विजयन से फोन पर बात की। साथ ही गृह मंत्री ने एनआईए और एनएसजी को भी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच करने के निर्देश दिए। This is a matter that Central Home Minister having spoken to the Kerala Chief Minister, on that basis what has to be done, only Kerala Chief Minister can say. Kerala police is very efficient to inquire such a matter. एर्नाकुलम में हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद केरल के सीएम पिनराई विजयन ने भी कल सुबह 10 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जो सचिवालय में होगी। एर्नाकुलम में हुए धमाके में घायलों की हालत काफी गंभीर बताई गई है, जिन्हें धमाके के बाद फौरन अस्पताल पहुंचाया गया था। इस दौरान अस्पताल में भी अफरा तफरी का माहौल नजर आया। पुलिस की निगरानी में एम्बुलेंस अस्पताल पहुंची और वहां घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं केरल सरकार में मंत्री के राजन, वीएन वासवन, एंटनी राजू और मुख्य सचिव वी वेणु ने अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने डॉक्टरों से बात की और घायलों की हालत के बारे में जानकारी जुटाई। किस वार्ड में कितने घायल हैं, आईसीयू में घायलों की स्थिति कैसी है और उनका इलाज कैसा चल रहा है, इस पर उन्होंने मेडिकल स्टाफ से बात की। इस दौरान अस्पताल के अंदर भी अफरा तफरी का माहौल नजर आया। इस बीच केरल के कानून एवं व्यवस्था के डीजीपी एमआर अजित कुमार ने धमाके की जांच के लिए एक एसआईटी टीम का भी गठन किया। केरल में हुए बम धमाके के बाद दिल्ली और मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी केंद्रीय एजेंसियों के संपर्क में है और साथ ही दिल्ली में सभी चर्च की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जबकि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 2 तारीख को होने वाले भारत और श्रीलंका के क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच के लिए भी स्टेडियम के आसपास सुरक्षा इंतजाम और पुख्ता कर दिए गए हैं। नवंबर को यहां पर वानखेड़े स्टेडियम में मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस श्रीलंका। उसको लेकर भी मुंबई पुलिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रेशर रहेगा, क्योंकि जो महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें लाखों की संख्या में अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से लोग आएंगे। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि सुरक्षा को लेकर वो पहले से ही अलर्ट पर हैं। हम लोग हमेशा ही अलर्ट पर रहते हैं, कोई अलग से अलर्ट नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग ध्यान रख के, क्योंकि मुंबई पुणे जैसे बड़े शहर ये महाराष्ट्र में है, तो लगातार हमको ध्यान रखना पड़ता है कि कोई गलत गतिविधियां न हो, उस प्रकार से हमारा प्रयास चला। वहीं मुंबई पुलिस ने भी शहर की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होने का दावा किया। केरल में जिस वक्त ब्लास्ट हुआ उस वक्त केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन दिल्ली में थे और वो सीपीएम मुख्यालय पर इजराइल जो गाजा पर हमले कर रहा है उसके विरोध में आयोजित धरने में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जिसका मकसद गाजा में नागरिकों की हो रही मौत के खिलाफ आवाज बुलंद करना और फिलिस्तीन का समर्थन करना था। पिनराई विजयन ने गाजा में इजरायली हमलों को नरसंहार करार दिया। We, the PB and CC members of the CPIM and other comrades are here to protest against the inhuman genocide that is going on against the Palestinian people. केरल के सीएम ने यूएन में मानवीय संघर्ष विराम के लिए वोटिंग में शामिल नहीं होने पर भारत सरकार पर निशाना भी साधा। It's really shocking that the government of India has gone to the extent of abstaining from the discussion of the UN resolution, supporting Israel and the US. केरल में धमाके की वारदात के बाद सीएम पिनराई विजयन केरल लौट आए हैं और उन्होंने सोमवार को सुबह 10 बजे केरल के सचिवालय में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। केरल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार है और ये सरकार हमास पर इजराइल के हमले के खिलाफ है। केरल सरकार खुलकर इस मुद्दे पर अपना रुख लगातार जताती रही है और नौबत यहां तक आ गई है
कि जिस समय केरल में धमाके हुए उस समय राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन दिल्ली में धरना दे रहे थे, जिसका आयोजन कम्युनिस्ट पार्टी ने गाजा पर इजराइल के हमले के विरोध को जताने के लिए किया था। और धमाकों की खबर आने के बाद भी विजयन पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं के साथ धरने में ही मौजूद रहे। हालांकि उन्होंने धमाकों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और हालात जानने के लिए राज्य के डीजीपी से बात करने का दावा किया। वैसे केरल में बीते कुछ दिनों से फिलिस्तीन के समर्थन में कई मुस्लिम संगठन लगातार रैलियां करते दिखे। 2 दिन पहले एर्नाकुलम में हमास के समर्थन में एक रैली भी आयोजित हुई थी, जबकि शुक्रवार को मल्लापुरम में फिलिस्तीन के सपोर्ट में रैली हुई थी, जिसमें हमास नेता खालिद मशैल वर्चुअली मौजूद रहा। जमात इस्लामी के यूथ विंग की इस रैली में कई आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए, जिनमें बुलडोजर, हिंदुत्व और रंगभेदी यहूदीवाद उखाड़ फेंकने जैसे नारे लगाए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 106वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के तहत 106वें एपिसोड में वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। साथ ही 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मेरा युवा भारत की नींव रखने की घोषणा भी की। चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने पवित्र नदियों के जल से मंदिर परिसर को शुद्ध किया। बाबा महाकाल का दुग्ध से स्नान कराने के बाद उनका मनमोहक श्रृंगार किया गया। उसके बाद भस्म आरती हुई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल मंदिर पहुंचे। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। रविवार को दिल्ली में औसत AQI 309 दर्ज हुआ, तो वहीं नोएडा में औसत AQI 372 दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर $800 यानी लगभग 67,000 प्रति मीट्रिक टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य तय किया। साथ ही सरकार बफर स्टॉक के लिए 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज खरीदेगी। आतंकी संगठन हमास के खिलाफ जंग के 23वें दिन इजराइल की सेना ने एक बार फिर जोरदार हमला किया। इजराइल की फौज ने एयर स्ट्राइक कर हमास के ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने गाजा स्थित हमास के अड्डों पर जमकर बमबारी की, जिसकी वजह से हमास को भारी नुकसान पहुंचा। $1400 से ज्यादा बेकसूर इजरायलियों की हत्या करने वाले हमास के कई कमांड सेंटर्स, निगरानी पोस्ट और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च पोजीशंस को आईडीएफ के फाइटर जेट्स ने जमींदोज कर दिया। पिछले 24 घंटों में इजराइल के लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी में हमास के करीब 450 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। इजराइल की ओर से किया गया हमला इतना भयंकर था कि पूरा गाजा शहर हिल गया। बमबारी से गाजा के आसमान में धूल, धुएं और बारूद का गुबार छा गया। एयर स्ट्राइक के बाद भी इजराइल का ऑपरेशन नहीं रुका। आईडीएफ ने ग्राउंड अटैक को तेज करते हुए एक बार फिर अपनी टैंक आर्मी को गाजा पट्टी के इलाके में भेजा, और जिसने चुन चुन कर हमास के ठिकानों को निशाना बनाया और इतने गोले दागे कि सब कुछ धुआं धुआं हो गया। इजरायली तोपें आग उगलती रही, जबकि हमास के ठिकाने एक एक कर तबाह होते नजर आए। रात भर हुई इस बमबारी में आतंकी संगठन हमास को तगड़ा नुकसान हुआ। हमास के ठिकानों के साथ साथ उसके आतंकियों का मीटिंग पॉइंट यानी रणनीति बनाने का अड्डा भी तबाह कर दिया गया। दरअसल इजराइल की सेना ने ग्राउंड ऑपरेशंस को और ज्यादा तेज करने का फैसला किया, और इसी के तहत इजराइल के टैंक दस्ते लगातार चौथी रात नॉर्थ गाजा में दाखिल हुए। עד כה ייצבנו את קו ההגנה. תקפנו. לאויב יש מאות רבות של הרוגים, תשתיותיו מושמדות. המצב בעזה הוא תוצאה של מעשיו הנפשעים. गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल की टैंक आर्मी के साथ बुलडोजर्स भी थे, जिन्हें शायद हमास के ठिकानों को रौंदने के लिए ले जाया गया था। गाजा पट्टी के इलाके में इजराइल का मिलिट्री ऑपरेशन तेज हो गया है। हजारों इजरायली सैनिक और टैंक गाजा पट्टी के इलाके में घुस गए। हमास के ठिकानों पर जमकर बमबारी की गई और उन्हें धूल में मिला दिया गया। जबकि इजराइल ने हमास का इस बार पूरी तरह सफाया करने की अपनी कसम को सही साबित करते हुए अब तक 55 दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचा दिया, जिनकी तस्वीरें भी इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी की। इन आतंकियों में हमास के कई टॉप कमांडर्स के साथ उनकी नुखबा फोर्स के लड़ाके भी थे, जिन्होंने 7 अक्टूबर को हुए रॉकेट हमलों और इजराइल में घुसपैठ को अंजाम देने में अहम किरदार अदा किया था। वहीं हमास के लिए इससे भी बुरी खबर यह है
कि अब इजरायली सेना जमीनी हमले के दायरे को और बढ़ाएगी ताकि बाकी बचे आतंकियों का भी सफाया किया जा सके। אנחנו מתקדמים בשלבי המלחמה על פי תוכניות סדורות. צה"ל מרחיב בהדרגה את הפעילות הקרקעית שלו ברצועת עזה ואת היקף הכוחות. लेकिन इजराइल की ओर से जमीनी हमलों में इजाफे को देखते हुए मिडिल ईस्ट के कई देश आक्रामक नजर आए। इनमें सबसे अहम दो नाम हैं, ईरान और तुर्की। तुर्की ने जहां इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर हमला बोला तो वहीं ईरान ने एक बार फिर इजराइल को धमकी दी। ईरान के आर्मी चीफ जनरल हुसैन सलामी ने इजराइल को धमकाते हुए कहा कि अगर इजरायली फौज गाजा में घुसती है तो कभी वापस नहीं आएगी। ईरान की धमकी के बीच खुद को इस्लामिक देशों का नया दादा साबित करने में लगे तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यब एर्दोआन ने भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आतंकी बता दिया। नेतन्याहू nasıl teröristse Hamas da teröristmiş. Yazıklar olsun. एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए एर्दोआन ने इजराइल को वॉर क्रिमिनल घोषित किए जाने की भी बात कही। İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Ve şimdi bunun hazırlığı içindeyiz. रेसेप तय्यब एर्दोआन के इन बयानों से इजराइल और तुर्की के रिश्तों में खटास आएगी तो वहीं इजराइल हमास जंग के विस्तार का खतरा भी बढ़ सकता है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जहां एक तरफ जालना में मनोज जारंगे पाटिल का आमरण अनशन लगातार जारी है तो वहीं दूसरी तरफ अब तक इस मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी उग्र होते जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं। सोलापुर में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तस्वीरों पर कालिख पोती। करमाला तहसील के बस डिपो में बड़ी तादाद में ये प्रदर्शनकारी पहुंचे और वहां मौजूद बसों पर लगे सीएम एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर कालिख लगाते हुए नारेबाजी की। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी। महाराष्ट्र के धाराशिवा में भी मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों की नाराजगी देखने को मिली। वहां सीएम शिंदे समेत दोनों उप मुख्यमंत्रियों देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की सांकेतिक शव यात्रा निकाली गई और विरोध में जमकर नारे लगाए गए। इसके बाद इन सांकेतिक शवों की अर्थी को एक चिता पर रखकर उसमें आग लगा दी गई। इस दौरान नाराज प्रदर्शनकारियों ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी भी दी